हम वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण को तो देख और महसूस कर सकते हैं, पर हमें जो नजर नहीं आता वो है जहरीले नुकसानदायक रसायन जो खदानों, कूड़े के ढेर और फैक्ट्रियों से निकले रसायनों से धीरे धीरे मिट्टी में पहुंच जाते हैं। हमने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे के बारे में पढ़ा है। एक काम करिए, आपके घर से एक दिन में कितना कूड़ा निकलता है पता लगाइए। जैसे सब्जी का कूड़ा, फल के छिलके, कागज, पन्नियां। अब इसका गुणा 365 से करिए और जो संख्या आए उसको आपके परिवार के सदस्यों की गिनती से भाग दे दीजिए। आपको पता चलेगा कि एक इंसान एक साल में 50 किलो से ज्यादा कूड़ा पैदा करता है। ये बहुत ज्यादा है और इसके बारे में कुछ करना चाहिए, है ना? अब सोच कर देखिए पूरा देश कितना कूड़ा पैदा करता होगा और वो सारा कचरा जाता कहां है। बायोडिग्रेडेबल कचरे को तो माइक्रोब्स ब्रेक कर देते हैं, पर नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा वैसे ही बना रहता है। वो मिट्टी की पानी बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है और मिट्टी में बायोलॉजिकल या जैविक गतिविधि कम करने वाले जहरीले रसायन भी छोड़ता है। पर यह सब उतना आसान नहीं होता जितना सुनने में लगता है। कचरे की बात करते वक्त आपको एक शब्द काफी ज्यादा सुनने को मिलेगा, ठोस कचरा। ये समाज की कई सारी गतिविधियों से पैदा हुआ जैविक या अजैविक कचरा है। ये वो सामान है जिसका इस्तेमाल अब उपभोक्ता नहीं करता और यही ठोस कचरा आज समाज पर सबसे बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहा है। एक तो नगर निगम का ठोस कचरा होता है जिसमें घर से निकला कूड़ा, निर्माण का कूड़ा और मलबा आदि शामिल होता है। फिर आता है खतरनाक ठोस कचरा, जैसे अस्पतालों और इंडस्ट्री से निकला जहरीला कचरा इसमें शामिल हो सकता है। फिर इसके बाद और खतरनाक ठोस कचरा होता है जो अलग अलग तरीकों से निकलकर आया या अस्पताल से निकला कचरा होता है। उसमें दवाइयां, इंसान की गंदगी, यहां तक कि खराब खून, यूरिन या मलमूत्र के नमूने होते हैं जिनसे बीमारियां फैल सकती हैं। ये सब कहीं न कहीं जमा होते रहते हैं जिससे वातावरण को नुकसान पहुंचता है। क्योंकि मिट्टी इनके सीधे संपर्क में आती है, इसलिए कुछ रसायन उसमें भी घुस जाते हैं। हमारे और इंडस्ट्री के अलावा किसान भी भू प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। पौधों को अच्छे विकास के लिए 10 मैक्रो एलिमेंट्स की जरूरत होती है, CHONSPKMG, इनमें से एक एलिमेंट की भी कमी को उर्वरकों से पूरा किया जाता है। पर फैक्ट्री से बनकर आए उर्वरक में कुछ अशुद्धियां होती हैं जो मिट्टी के लिए सही नहीं होती। कभी कभार जहरीली धातुओं के निशान जैसे आर्सेनिक, लेड, कैडमियम आदि भी ऐसे उर्वरक में पाए जाते हैं। इनकी थोड़ी मात्रा नुकसानदायक नहीं होती, पर जब उर्वरक की बहुत अधिक मात्रा इस्तेमाल होती है तो ये जहरीली धातु मिट्टी में जमा हो जाती है और फिर फसलों से होते हुए हमारे शरीर में पहुंच जाती है। कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल होना भी बड़ी समस्या है। DDT, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरीनेटेड डिहाइड्रोकार्बन्स, फ्लोरोडन आदि कीटनाशकों की मौजूदगी मिट्टी के कणों में अवशोषित हो जाती हैं। वहां से वो फसलों और फसल से हमारे शरीर में पहुंच जाती हैं। इन कीटनाशकों का जहरीला प्रभाव सिर्फ जानवरों और इंसानों पर नहीं पड़ता, बल्कि इससे मिट्टी की उर्वरता भी कम होती है। इस तरह के जहर का प्रभाव सिर्फ इंसानों पर नहीं होता, बल्कि ये जानवरों को भी प्रभावित करता है। जैसे कीटनाशकों के रसायन पौधों में पहुंच जाते हैं क्योंकि वो मिट्टी से पानी अवशोषित करते हैं। पहले उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर बहुत ज्यादा पौधे खाते हैं और ये जहरीले रसायन उनके शरीर में पहुंच जाते हैं। फिर सांद्रता बढ़ती जाती है। रसायन प्राइमरी कंज्यूमर के स्तर पर सांद्र होते रहते हैं, फिर दूसरा उपभोक्ता उसे खा लेता है। सेकेंडरी कंज्यूमर काफी सारे प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, फिर सेकेंडरी से टर्शियरी उपभोक्ता तक पहुंचते हैं। यानी रसायन फूड चेन की मदद से एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचते हैं
और हर स्तर पर सांद्रता बढ़ती जाती है। यह खासकर उन रसायनों के लिए सही है जो आसानी से ब्रेक नहीं होते, जैसे डीडीटी, बीएचसी। फूड चेन की मदद से इस सांद्रता को बढ़ाने की प्रक्रिया को बायोमैग्निफिकेशंस कहते हैं। इसकी वजह से ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब डीडीटी का तेजी से इस्तेमाल हुआ तो बहुत सारे टर्शियरी कंज्यूमर्स जैसे ईगल, फाल्कन्स की प्रजातियों पर लुप्त होने का खतरा मंडराने लगा। इसलिए हम जमीन पर क्या फेंकते हैं उसे लेकर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो हम तक ही लौट कर आएगा।